खबर इस वक्त की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जल्द ऐलान हो सकता है। इसे लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसने रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप दी और कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूर भी कर लिया है। दरअसल सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में, अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था और उन्होंने एक रिपोर्ट जो अब कैबिनेट को सौंपी है उसे मंजूर कर लिया गया है। अब इनकी जिम्मेदारी होगी तीनों ही सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना और इसे लेकर अब ये रिपोर्ट कैबिनेट ने मंजूर भी कर ली है। और ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, जब पिछले कई समय से इस पर लगातार चर्चा भी हो रही थी कि आखिर तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए एक बेहद अहम पद की जरूरत है, जिसे लेकर अब एनएसए अजीत डोवाल की कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। कैबिनेट ने इसे मंजूर भी कर लिया है। Decision with the tremendous reform in a higher defense management in the country, the government has approved to create the post of Chief of Defence Staff in the rank of 4-star general with salary and perquisites equivalent to service chief, and the Chief of Defence Staff will also head the Department of Military Affairs to be created within the Ministry of Defence and function as its secretary. लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भाटिया साहब, जिस तरह से अब ये कैबिनेट की मंजूरी है, आखिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी इस अहम पद पर और किनकी नियुक्ति की उम्मीद भी की जा सकती है? देखिए, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसकी फाइनली पॉलिटिकल विल चाहिए थी इसको अनाउंस करने के लिए। जो 20 साल से पेंडिंग था वो हो गया है अभी, और मेरे हिसाब से शीघ्र ही आज या कल में नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनाउंस हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जनरल रावत ही होंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है और सीनियरिटी भी है, और ये देश के हित में रहेगा, डिफेंस के हित में रहेगा। इससे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, इफेक्टिवनेस हमारी बढ़ेगी। उससे हमारी तीनों जो मिलिट्री हैं, तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी साथ चलेंगी। 4th लार्जेस्ट हमारी मिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड की, लेकिन हमारे पास जॉइंटनेस नहीं है। ये जॉइंटनेस इसके साथ बढ़ेगी। एक प्रिंसिपल एडवाइजर हो जाएगा हमारे रक्षा मंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, जो डिफेंस में एडवाइस करेगा, और ये सबको साथ लेके चलेंगे, हार्नेस करके चलेंगे, सिनर्जाइज करके चलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है, और जितना जल्दी हो अनाउंस उतना ही अच्छा रहेगा। शुक्रिया विनोद भाटिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है सरकार की तरफ से, इसकी उम्मीद की जा रही है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, माना यह जा रहा है कि इसी साल के आखिर में रिटायर हो रहे हैं सेना प्रमुख और उनकी नियुक्ति इस पद पर हो सकती है। किस तरह की संभावनाएं, और अब ब्रीफिंग में क्या समझाने की कोशिश भी हुई है इस पद को लेकर? देखिए, वैसे तो इस गवर्नमेंट में हर चीज अनएक्सपेक्टेड ही होती है, खासतौर पर जब हम लोग इतने बड़े लेवल पे कोई अगर अनाउंसमेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे ज्यादा एलिजिबल जो है वो जनरल बिपिन रावत हैं। हालांकि 31 दिसंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, और ऐसे में उससे पहले सीधे तौर पर कहना है कि तीनों चीफ के समकक्ष और तीनों चीफ से सबसे सीनियर हैं, तो ऐसे में भी जो है जनरल बिपिन रावत ही जो है उस जगह सुटेबल पोस्ट पे हैं। लेकिन अभी तक जब तक ऐलान नहीं होता तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस जो सीडीएस की पोस्ट को जो है कौन हेड करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक्सपीरियंस है, लगातार जो है वो हर इलाके में रह चुके हैं, और अभी चीफ के तौर पर जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि जनरल रावत ही नए सीडीएस हो, लेकिन इससे जो है एक कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे बेहतर होगा। और जो टाइम, और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी, और अब रिपोर्ट आखिरकार कैबिनेट ने मंजूर कर ली। सरकार बहुत जल्द दाम का भी ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी के विधायक और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उन्हें गृह मंत्री भी दिया जा सकता है। हालांकि पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। केरल के कन्नूर में कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का विरोध हुआ। केरल स्टूडेंट यूनियन और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने येदियुरप्पा की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाया तो उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को काले झंडे दिखाए, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटाया तो पुलिस से भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी के विधायक और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उन्हें गृह मंत्री भी दिया जा सकता है, हालांकि पोर्टफोलियो को लेकर। पाकिस्तान में पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद वहां की सेना ने न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका सेना के कंधे पर बैठे इमरान सरकार ने भी समर्थन किया और इमरान के मंत्रियों ने एक साथ न्यायपालिका पर हमले शुरू कर दिए। प्रोसिक्यूशन ये तमाम चीजें साबित करने में नाकाम रही है। ये पहला केस है पाकिस्तान की तारीख में। एक सजा का हुआ ऐलान कि परवेज मुशर्रफ इफ फाउंड डेड तो उनकी डेड बॉडी को ड्रैग करके डी चौक इस्लामाबाद में लाया जाए और 3 दिन तक लटकाया जाए। और बच गया पाकिस्तान। खसूसी अदालत की जानिब से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद इदारों के दरमियान मामला टकराव की तरफ बढ़े। एक तरफ फौज और हुकूमत है तो दूसरी तरफ अदलिया और वकला तंजीमें हैं। पाकिस्तान में इस वक्त शतरंज की ऐसी बिसात बिछी हुई है जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 खिलाड़ी मोहरे चल रहे हैं। शतरंज की ये बिसात इसलिए बिछी है क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सेना को सीधी चुनौती दी गई है और चुनौती दी है पाकिस्तान की न्यायपालिका ने। न्यायपालिका ने सेना को सीधी चुनौती पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा का ऐलान करके दिया है, जिसके बाद सेना ने न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बलातर हैं। हम मुल्क का दफा भी जानते हैं और अदारे की इज्जत और वकार का दफा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुशर्रफ पर आए फैसले के बाद सेना ने मोर्चा खोला तो उसके कंधे पर बैठी इमरान सरकार ने भी सुर में सुर मिलाया। इमरान के मंत्रियों ने एक साथ न्यायपालिका पर हमले शुरू कर दिए। कुछ बैरूनी कुव्वतें जो साजिशें कर रही थी और उन साजिशों के अंदर कुछ हलाकार जो लोग बने हैं, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, हर साजिश को अवाम की ताकत से मलिया मेट करने के लिए पुरज़म है। सेना को खुश करने के लिए इमरान सरकार ने न्यायपालिका पर हमले करने के साथ ही उस जज को भी निशाने पर ले लिया जिसने मुशर्रफ को फांसी देने का फैसला किया। कानून मंत्री ने तो जज को नाकारा और निकम्मा तक कह दिया, क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया है इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस देके कि ये मेंटली अनफिट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए। इमरान के कानून मंत्री बाजवा को खुश करने के लिए न्यायपालिका पर तीखे हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर जनता के बीच न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें मुशर्रफ को हीरो और जजों पर उंगली उठाई गई। चौतरफा हमले से पाकिस्तान की न्यायपालिका भी परेशान है। 2 दिन पहले ही रिटायर हुए चीफ जस्टिस ने तो अपने विदाई भाषण में सरकार और सेना पर सीधे आरोप तक लगा दिए। आसिफ सईद खोसा जो आज रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले ये बात जरूर करूंगा कि अभी यहाँ पर मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया कि मैंने सहाफियों से मुलाकात में जनरल परवेज मुशर्रफ के फैसले की हमायत की। इस तरह पाकिस्तान में इन दिनों कई तलवारें खिंची हुई हैं। सवाल यह है कि ये तलवारें क्यों खिंची हैं? सेना न्यायपालिका से सीधी टक्कर क्यों ले रही? और इस जंग का इमरान की गद्दी पर क्या असर होने वाला है? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ विदेश में अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फांसी की सजा पाकिस्तान में उनका इंतजार कर रही है। मुशर्रफ की सजाए मौत पर जजों, इमरान सरकार और बाजवा की फौज के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। जो शख्स है न सिर्फ अदालत का इस्तेहकाक मजरू किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए एक बड़ा ही टेस्टिंग टाइम है। यहाँ पे
कोई कानून ऐसा नहीं वो इजाज़त दे कि इस किस्म की बारबैरिक पनिशमेंट किसी को दी जाए। पाकिस्तान में छिड़ी पावर की जंग, वर्दी और काले कोट में छिड़ी लड़ाई, कुर्सी बचाने के लिए बाजवा के साथ खड़े हैं इमरान। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून में चॉइस करके हम आगे बढ़ें और गवर्नेंस में, हुक्मरानी में चॉइस करके हम आगे बढ़ें। और न्यायपालिका ने पीछे हटने से कर दिया है इनकार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि उन पर इल्जाम बेबुनियाद और गलत है। कहा एडिशनल ए की मुशर्रफ केस पर मेरे असरअंदाज होने से मुताल्लिक बेबुनियाद, तज़हीक अमेज़ और अपनी हुदूद का इल्म है और सच का बोल बाला होगा। परवेज मुशर्रफ को फांसी दिए जाने का फैसला किया आया, पाकिस्तान में एक नई जंग छिड़ गई। मुशर्रफ के देशद्रोही साबित होने के बाद भी पाकिस्तान की सेना और इमरान सरकार उनके साथ खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, इन दोनों ने न्यायपालिका पर हमले भी शुरू कर दिए। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है वो बाहर अय्याशियां कर रहे हैं और जिसने मुल्क की खिदमत की है उसको सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। ये पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कबूल नहीं है तो वो हाथ हटा के एजार करें। इमरान सरकार न्यायपालिका पर खुलकर हमले क्यों कर रही है, इसे समझने के लिए फैसले के बाद पाकिस्तान में हुई उठापटक पर नजर डालनी होगी। अदालत का फैसला आने के फौरन बाद सरकार ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। फैसले पर सबसे पहले सेना ने विरोध जताया। सेना का रुख समझते ही सरकार ने चुप्पी तोड़ी और उसने न्यायपालिका पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इमरान खान ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें ये फैसला किया गया कि सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ अपील तो करेगी, साथ ही फैसला देने वाले जज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेगी। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है और वेरी सून हम ये आर्टिकल 209 में ये एक मूव कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन जज साहब के साथ के खिलाफ रेफरेंस। ये लड़ाई सेना और न्यायपालिका की है और इमरान खान अपनी कुर्सी के लिए सेना को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह मुशर्रफ का फैसला आने के बाद अब मुल्क की कमान पूरी तरह से सेना के हाथों में चली गई और इमरान खान बाजवा की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। इमरान सरकार और पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है, दोनों एक बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और दोनों मिल करके जुडिशरी के खिलाफ एक मोर्चा लेने की तैयारी में है, जो कि मुझे लगता है कि इमरान सरकार के लिए एक बहुत अच्छा कदम साबित नहीं होगा। सेना और न्यायपालिका के बीच तलवार खींचने की एक और वजह सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को लेकर न्यायपालिका का उंगली उठाना है। इमरान सरकार ने बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया था, लेकिन न्यायपालिका ने इसमें रोड़े अटका दिए। इसके बाद से ही सेना और न्यायपालिका के बीच खींचतान मची हुई है। मुशर्रफ का मामला सामने आते ही उसे न्यायपालिका पर हमले का मौका मिल गया। जुडिशरी के जो हाल के जो निर्णय आए हैं उससे वो एक तरीके के कन्फ्रंटेशन में आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान को रूल करती रही है और ऐसे में जुडिशरी के इस तरह के वर्डिक्ट आ जाने से उसका जो एक सर्वा राज है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें वो बाधा पहुंच रही है। पाकिस्तान में मचा ये बवाल दरअसल ताकत की लड़ाई है। जानकारों के मुताबिक ये जंग लंबी खींचेगी और इसमें इमरान खान की कुर्सी भी कुर्बान हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान में सेना ताकत की केंद्र है। परमाणु बम से लेकर चीनी मिल तक सेना के पास है। इमरान सरकार भी उसकी कठपुतली की तरह काम करती है, लेकिन अब न्यायपालिका अपना कद बढ़ाने की कोशिश में है, जिसके लिए वो सेना का कद कम करना चाह रही है। इसलिए फैसले सेना के खिलाफ आ रहे हैं। बाजवा के कार्यकाल विस्तार को लेकर हुई खींचतान के बाद मुशर्रफ को लेकर जो फैसला आया है, उससे यही साबित होता है कि न्यायपालिका मुल्क की कमान सेना से लेकर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है और सेना इमरान खान को हथियार बनाकर न्यायपालिका की कोशिश पर पानी फेरना चाहती है। इसके खिलाफ आर्मी जाएगी, क्योंकि आर्मी पाकिस्तान की वो अपना जो सर्वा राज है पाकिस्तान पे, जिस तरीके से वो पर्दे के पीछे से पूरी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसको वो कभी भी खोना नहीं चाहेंगे और जुडिशरी को वो कर्ब करने की कोशिश करेंगे। सेना और न्यायपालिका की जंग में इमरान खान जिस तरह से मोहरा बने हुए हैं, उससे सबसे ज्यादा खतरा
इमरान की कुर्सी को लेकर ही है, क्योंकि अगर इमरान की कोशिशों से न्यायपालिका को नुकसान हुआ तो वो इमरान के खिलाफ कोई फैसला सुनाने में पीछे नहीं हटेगी। और अगर इमरान सेना को नहीं बचा पाए तो बाजवा सबसे पहले इमरान को ही कुर्सी से उतारेंगे। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में एक प्रोफेसर को मौत की सजा दी गई है। मुल्तान के रहने वाले प्रोफेसर जुनैद हफीज को अमेरिका में स्कॉलरशिप मिली और वहीं उन्होंने मास्टर डिग्री भी पूरी की। 33 साल के जुनैद हफीज को ईश निंदा के आरोप में मार्च 2013 में गिरफ्तार किया गया था। ये किस्सा पाकिस्तान के एक ऐसे प्रोफेसर का है जिसे उसकी आजाद ख्याली सजाए मौत तक ले गई। पाकिस्तान के अंदर चाहे ईश निंदा का कानून हो या सरकार, आप किसी के खिलाफ बोलोगे तो मारे जाओगे। ये किस्सा पाकिस्तान के उस निजाम का है जहां ईश निंदा को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाता। उन्होंने फिर जुनैद को थ्रेट किया, उसको फोन किए मुख्तलिफ एंगल से कि भी तुम अप्लाई ना करना, अगर तुम अप्लाई करोगे तो अपने अंजाम फिर तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये किस्सा इमरान खान के उस पाकिस्तान का है जहां मजहब के नाम पर मनमानी करने का उसूल बन चुका है। Blasphemy as it is operative in Pakistan has got nothing to do with respect of the Prophet or God or Quran or anything. ये किस्सा उस पाकिस्तान का है जहां जनरल जियाउल हक के बनाए गए कानून से मिली है एक काबिल प्रोफेसर को फांसी। Punishment of blasphemy is only death, no alternate punishment, death and only death sentence. ये किस्सा उस पाकिस्तान का है जहां सोशल मीडिया से रास्ता सूली तक भी जाता है। वो रात को जब सैटरडे की नाइट को सोया था तो सुबह जब उठा 10 बजे लेके जैसे खाने का बर्क ऊपर सुअर बैठा हुआ। जी हाँ, जुनैद हफीज। इन दिनों ये नाम पूरी दुनिया की सुर्खियों का हिस्सा है क्योंकि इसे इमरान खान की हुकूमत के वक्त मजहब के नाम पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। मुल्तान के रहने वाले जुनैद हफीज को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ईश निंदा के संगीन इल्जाम पर अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। 33 साल के जुनैद हफीज को मार्च 2013 में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के अंदर अपनी बात कहना, अपनी बातों को आगे रखना, उसकी कोई आजादी नहीं है। और ये बिना रीढ़ की हड्डी वाली एक सरकार, एक जो प्रोफेसर है जिसने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया, उसकी बातों का जवाब देने के बजाय उसका दमन कर रही है और उसको दबाने की कोशिश कर रही है और उसको मौत की सजा दे दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने जुनैद हफीज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ईश निंदा के आरोपों को पाकिस्तान में बहुत गंभीरता से लिया जाता है और यहाँ तक कि सिर्फ आरोप भी अक्सर कट्टरपंथियों को निशाना बनाने के लिए काफी होते हैं। As it is operative in Pakistan has got nothing to do with respect of the Prophet or God or Quran or anything Islamic. It's about personal power, personal. हालांकि ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि ईश निंदा पर सजा देने का ये कानून सबसे पहले दुनिया में ब्रिटेन ने ही लागू किया था, लेकिन पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक के दौर में इस कानून को और सख्ती से लागू करने का फरमान जारी हुआ और तभी से ईश निंदा को मौत के तख्ते तक पहुंचाने वाला कानून कहा जाने लगा। पढ़ने लिखने में बेहद तेज जुनैद हफीज हाई स्कूल में पूरे सूबे में अव्वल रहा और उसे गोल्ड मेडल मिला। अपनी खुली सोच और काबिलियत के परों पर परवाज भरते हुए जुनैद आगे की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया और अमेरिका में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर मास्टर डिग्री की पढ़ाई की। पाकिस्तान लौटने के बाद वो मुल्तान के बहाउद्दीन ज़कारिया विश्वविद्यालय में लेक्चरर बन गया। जुनैद की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब वो तालीम हासिल कर ही रहा था तभी उसे यूनिवर्सिटी ने बतौर गेस्ट लेक्चरर अपने यहाँ मौका दिया था। मुल्तान सेंट्रल जेल में बंद जुनैद हफीज को पढ़ाई लिखाई के अलावा साहित्य, फोटोग्राफी और थिएटर का भी शौक था। हफीज के वकील का कहना है कि ये फैसला
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। हफीज के पहले वकील राशिद रहमान 2014 में इस मामले की पैरवी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में कठमुल्लों के इशारे पर राशिद रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैं अपने साथ घर लेके जाना चाहती हूँ। उठाओ ने, राशिद उठाओ, मैं घर लेके जाऊँ। चैम्बर प्राइवेट बना हुआ था, वहाँ पे जाके इनको जो है ना 2 मुलजिमों ने फायर मारे हैं, जिनमें से वकील राशिद रहमान की उनकी डेथ हो गई है। जुनैद हफीज मामले की सुनवाई साल 2014 में शुरू हुई, जिसमें लेक्चरर के खिलाफ गवाही देने वालों में विश्वविद्यालय के टीचर, छात्र और पुलिस वाले थे। इल्जाम यही था कि जुनैद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर की थी, जो पाकिस्तान के कठमुल्लों के साथ साथ हुकूमत के लोगों को भी बर्दाश्त नहीं हुई। कट्टरवाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से 7 समुंदर पार ब्रिटेन की जेलों में बंद कैदियों के दिमाग में भी जहर फैलाने का काम कर रहा है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक वहां की जेल में बंद कुछ कट्टरपंथी खुद को ब्रिटेन के कानून से ऊपर मानते हैं और जेलों में खुद अपनी ही अदालत लगाते हैं, जिसे शरिया अदालत कहते हैं। जेलों तक मजहब की आंच। जेलों में मजहब के नाम पर साजिश। कैदियों को बरगलाने की साजिश। ब्रिटेन की जेल में आतंकी का दरबार। बरगलाओ, डराओ, धमकाओ और अपना काम कराओ। I've been born and bred in England, in Stoke-on-Trent and Coatbridge, and all the community knows me, and they will know. If you ask them, they will know. Like these labels, what they put in on, like terrorist, this, that. They will know. I know terrorist. ये शब्द उस उस्मान खान के हैं जिसने कुछ रोज पहले लंदन ब्रिज पर चाकू से हमला करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसी उस्मान ने साल 2008 में पकड़े जाने के बाद बाकायदा एक टीवी चैनल में पूरे यकीन के साथ कसम खाते हुए कहा था, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। 2010 में आतंकी गतिविधि में शामिल होने की वजह से उस्मान को जेल हुई थी और 8 साल बाद वो पैरोल पर छूटा था। 29 नवंबर 2019 को उसी उस्मान खान ने लंदन ब्रिज पर चाकू से गोदकर 2 लोगों की हत्या कर दी और 3 लोगों को बुरी तरह जख्मी किया। इसके बाद वो पुलिस की गोली का शिकार हो गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? असल में ये अकेले एक उस्मान की कहानी नहीं है। ब्रिटेन की जेलों में ऐसे कई उस्मान हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया के खुलासे पर यकीन करें तो ब्रिटेन की जेलों में बंद अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों ने अपना ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप के निशाने पर हैं वो मासूम कैदी जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं। एक पूर्व कैदी मिल्टन कीन्स ने दावा किया कि जेल में एक शख्स ने खुद को अमीर घोषित कर दिया था और वहीं जेल के भीतर वो अपनी शरिया अदालत लगाता था। ब्रिटेन की सड़क हो या जेल, इस कट्टरवाद से आतंक और डर का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब बात कत्ल की उस गुत्थी की जिसे अभी तक का दुनिया में सबसे खौफनाक कत्ल माना जाता है। सऊदी अरब की एक अदालत ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में 8 लोगों को दोषी करार दिया है, जिसमें 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है।
ये तस्वीरें तो आपको अच्छी तरह याद होंगी। 2 अक्टूबर 2018 की ये तस्वीरें तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद सऊदी दूतावास के बाहर लगे सीसीटीवी ने अपने कैमरे में कैद की थी, जिसमें सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी दूतावास के सिक्योरिटी गेट से भीतर जाते नजर आए थे। और यही वो तस्वीरें थी जिनमें आखिरी बार खशोगी को जिंदा देखा गया था। इन तस्वीरों के बाद दुनिया में किसी ने भी उन्हें जिंदा नहीं देखा। ठीक 15 महीने के बाद जमाल खशोगी की हत्या के सिलसिले में सऊदी की कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी करार दिया है और उनमें से 5 लोगों को सुनाई गई है सजाए मौत, जबकि 3 और लोगों को 24 साल जेल की सजा दी गई है। सऊदी सरकार की तरफ से बताया गया है कि खशोगी की हत्या का इल्जाम सऊदी अरब के ही कुछ लोगों पर था, जिनमें से 11 लोगों के खिलाफ इस मामले पर मुकदमा भी चला था। हालांकि अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया गया। खशोगी अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट थे और उन्हें आखिरी बार इस्तांबुल के सऊदी अरब के दूतावास के बाहर देखा गया था। वो वहां अपनी शादी के लिए जरूरी कागजात लेने गए थे। तुर्की के सबा अखबार ने दावा किया कि सऊदी अरब से एक हिट टीम ने जमाल खशोगी को रियाद ले जाने का बहाना किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो दूतावास में ही उनका चेहरा ढककर उनका दम घोंट दिया गया। रिपोर्ट में दावा है कि खशोगी की लाश को पूरी तरह से ठिकाने लगाने की गरज से उसे टुकड़ों में बांटकर तेजाब में डाल दिया गया था। बताया जा रहा है कि तुर्की सरकार ने उनकी लाश और उससे जुड़े सुराग और सबूत खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाश नहीं मिली। खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी प्रिंस पर संगीन इल्जाम लगे, जबकि सऊदी अधिकारी हत्या में हाथ होने से सरासर इनकार करते रहे। हालांकि तुर्की के अखबार इस मामले में लगातार सबूत और सुराग का हवाला देकर खुलासा करते रहे। संयुक्त राष्ट्र की हत्याकांड से जुड़ी एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट एग्नेस कैलामार्ड ने कहा था कि खशोगी की हत्या से जुड़े सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके उच्चाधिकारी हत्या से जुड़े हुए थे। उन्होंने मामले में प्रिंस सलमान की जांच की बात कही थी। हालांकि क्राउन प्रिंस अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे। पाकिस्तान ने एक बार फिर मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पर कार्रवाई का ड्रामा किया है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के दबाव में पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज को जेल में डाल रखा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक मामले में हाफिज को दोषी ठहराए जाने के बावजूद कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया। लश्कर के सरगना हाफिज सईद पर कसा शिकंजा। टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद दोषी करार। लश्कर तैयबा का सरगना, जमातुद दावा का प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद, जिसे पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हमेशा से बचाती रही है, जिस पर हाथ डालने की जुर्रत आज तक किसी ने नहीं की, उस पर शिकंजा कसता दिख रहा है। भारत और दुनिया भर के देशों के दबाव में ही सही, कार्रवाई वाली नौटंकी ही सही, पाकिस्तान की सरकार हाफिज सईद को कटघरे में खड़ा कर रही है। हाफिज सईद पर एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और एंटी टेररिज्म कोर्ट में हाफिज सईद के काले कारनामों पर सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने हाफिज सईद और जमातुद दावा के दूसरे सदस्यों को टेरर फंडिंग के एक दूसरे मामले में दोषी ठहराया है। गुजरांवाला के आतंकवाद रोधी विभाग यानी CTD ने टेरर फंडिंग का ये मामला हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज किया था। इस मामले में आतंकवाद रोधी विभाग ने कोर्ट में एक गवाह भी पेश किया, जिसने हाफिज सईद और उसके 3 सहयोगियों के खिलाफ बयान दिया।
दहशतगर्दी अदालत ने हाफिज मोहम्मद सईद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। हाफिज सईद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं और हाफिज सईद को कामों की टोल प्लाजा के करीब से गिरफ्तार किया गया था और गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब हाफिज मोहम्मद सईद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। हाफिज सईद, हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद अशरफ और जफर इकबाल, ये वो 4 लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि हाफिज पर हुई सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि किसी को भी अदालत के अंदर जाने नहीं दिया गया। मीडिया को भी अदालत की कार्रवाई कवर करने की इजाजत नहीं थी। लाहौर के कोट लखपत जेल से हाफिज को कड़ी सुरक्षा के बीच एंटी टेररिज्म कोर्ट लाया गया और सुनवाई खत्म होते ही उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एटीसी जज के सामने हाफिज और उसके सहयोगियों ने एफआईआर में दर्ज अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने तब जमात-उद-दवा के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए और 21 दिसंबर को अभियोजन पक्ष के गवाहों को तलब किया। तो 21 दिसंबर को अदालत के सामने पेश किए गए एक गवाह ने हाफिज सईद और उसके साथियों पर लगाए गए आरोपों को सही बताया। जुडिशरी ये काम करती है, कहने को तो साफ है, कहने को तो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस इंडिपेंडेंट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं और ये इंडिपेंडेंस हम उस प्रकार से नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जुडिशरी को भी वही कहना पड़ेगा जो सरकार या पाकिस्तान की सेना चाहती है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के एक मामले में दोषी करार दे दिया, लेकिन क्या उसे सजा भी होगी? सवाल इसलिए क्योंकि अब तक पाकिस्तान की सरकार हाफिज सईद को बचाती आई है। हाफिज सईद जेल से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता आया है। उसे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI हर तरह की मदद मुहैया कराती रही है। यही नहीं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कभी पुख्ता सबूत पेश नहीं किए। CTD ने हाफिज के खिलाफ जानबूझकर कमजोर केस बनाया। यही नहीं, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने गवाहों को डरा धमकाकर कोर्ट में गवाही नहीं देने दी। हाफिज सईद के विरुद्ध वो तो बहुत ही ज़्यादा सबूत मिले हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। उसको एक तरफ से हम ये कह सकते हैं वो सीरियस नहीं है हाफिज सईद को इंडाइट करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हाफिज सईद को इंडाइट करते हैं और कोर्ट की तरफ से अगर उनको सज़ा दिला देते हैं तो एक तरफ से पाकिस्तान की जो स्टेट है उसकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हाफिज सईद के खिलाफ पंजाब पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और लाहौर की अदालत एक्टिव हो गई? हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में फौरन दोषी करार दे दिया गया। दरअसल इसके पीछे है इमरान खान का वो डर जिससे वो आज तक आजाद नहीं हो पाए। आतंकी हाफिज सईद और FATF का वो कनेक्शन जिसने इमरान खान को सत्ता की बागडोर संभालते ही परेशान करना शुरू कर दिया था। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा हो। वो हाफिज सईद जैसे आतंकियों पर कार्रवाई की नौटंकी पहले भी करता रहा है, जिसका मकसद है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की नजरों से बचना, क्योंकि FATF की ओर से पाकिस्तान को इस तरह के मामले जल्द निपटाने का अल्टीमेटम मिल चुका है। दहशतगर्दी अदालत ने हाफिज मोहम्मद सईद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। यही वो तारीख थी जब पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने टेरर फंडिंग के आरोप में गुजरांवाला से मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। हाफिज के अलावा जमात-उद-दावा के 11 लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान के 5 शहरों में ये मामले दर्ज किए गए। CTD ने दावा किया कि जमात-उद-दावा, अल अनफाल ट्रस्ट, दावतुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबल ट्रस्ट के जरिए टेरर फंडिंग कर रहा था। लिहाजा इन सभी संगठनों पर फौरन बैन लगा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर कार्रवाई का नाटक किया तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मामले में FATF की चाबुक से बचने के। ग्लोबल टेररिस्ट
हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया हुआ है। FATF बार बार हाफिज के खिलाफ टेरर फंडिंग मामलों की पड़ताल की मांग करता रहा है। यही नहीं, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाल रखा है और 2020 में उस पर ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, जहाँ तक FATF का सवाल है, यहाँ पर नाटक करना मुझे लग रहा है मुश्किल होता जा रहा है। तो जहाँ तक हफीज़ सईद का सवाल है, हो सकता है कि पाकिस्तानी कोर्ट इस बार सज़ा दिला ही दे हफीज़ सईद को, लेकिन वो सज़ा इस प्रकार की होगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील का इसका रास्ता होगा और वो अपील जो है वो तो फिर जब पाकिस्तान चाहे तब वो उसको वो सुनवाई डिले कर सकते हैं। जिन आतंकी गतिविधियों के लिए हाफिज सईद पर मुकदमे चल रहे हैं वो उसने विदेश में अंजाम दिए हैं या फिर भारत में। लिहाजा पहला सवाल तो यही उठता है कि पाकिस्तान की सरकार हाफिज सईद जैसे आतंकियों को सजा दिलवाने के लिए गंभीर है तो ऐसे आतंकियों पर मुकदमा पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चलना चाहिए ताकि निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। लेकिन पाकिस्तान को तो सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आंखों में धूल झोंकना है। पाकिस्तान की ये मौजूदा कार्रवाइयां सिर्फ ये सुनिश्चित करने के मकसद से हैं कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्य योजना का पालन करता है और फरवरी 2020 में होने वाली समीक्षा के दौरान वो संदिग्ध सूची से बाहर होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और इमरान खान और उसकी पार्टी जो टेररिस्ट हैं, हफीज़ सईद जैसे टेररिस्ट हैं, वो तो उनके साथ मिले हुए हैं। तो ये कहना उनके साथ मजबूरी क्या है, वो मजबूरी की बात ही नहीं है, वो उनके साथ है और उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि हफीज़ सईद को किस प्रकार से बचाया जाए। मजबूरियां कई हैं, कट्टरपंथ की जंजीरों में कैद इमरान खान की परेशानियां कई हैं। तभी तो पाकिस्तान ने FATF में बैन होने के डर से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जेल तो भेज दिया, लेकिन उस पर अब तक कोई आरोप तय नहीं किया। उसे दोषी तो ठहराया जाता है लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया जाता। जब टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई होती भी है तो सह आरोपी मलिक जफर इकबाल को पेश नहीं किया जाता। आरोप तय करने के लिए बार बार केस मुलतवी किया जाता है। आतंकी सरगना हाफिज सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल में किसी VVIP की तरह रखा गया है, जहां से वो अपने आतंकी मंसूबों को हकीकत में तब्दील करने की साजिशें तैयार कर रहा है। हालांकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था को ये पता लग चुका है कि पाकिस्तान उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। लिहाजा FATF ने इमरान सरकार पर सवालों की बौछार कर दी, जिनके जरिए FATF ने पाकिस्तान से आतंकियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े आंकड़े और तथ्यों की जानकारी मांगी है। डेढ़ 100 सवालों के चक्रव्यूह में फंसे इमरान। सवालों से बर्बाद होगा इमरान का नया पाकिस्तान। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान से सफाई मांगी है, पाकिस्तान से आंकड़े मांगे हैं। वो भी तब जब पाकिस्तान ने इसी महीने 6 दिसंबर को 22 सवालों का जवाब देते हुए FATF को एक रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन इस रिपोर्ट से शायद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मुतमईन नहीं हुआ और उसने इमरान खान की सरकार पर 150 सवालों की बौछार कर दी। इन सवालों का मजमून समझे तो वो ये है, पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए क्या किया, कार्रवाई की तो उससे जुड़े और आंकड़े कहां हैं, प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा कहां है, संदिग्ध मदरसों से जुड़ी जानकारियां कहां हैं। ये जो FATF ने उनसे ये सवाल पूछे हैं, इनको भी गोलमोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 150 सवाल भेजे हैं, इनका सही जवाब पाकिस्तान या ये नहीं कह सकता है कि हमने इन सब के ऊपर कार्रवाई की है। पाकिस्तान के पास इतनी काबिलियत और इतनी शक्ति नहीं है इनके ऊपर कार्रवाई करे। पाकिस्तान को FATF के 150 सवालों के जवाब 8 जनवरी 2020 तक देने हैं, जबकि FATF की अगली बैठक बीजिंग में 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच होनी है, जहां पाकिस्तान को रिपोर्ट पर अपना बचाव करने का मौका दिया जाए। लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान खुद को बचा पाएगा। चीन का साथ हासिल होने के बावजूद उस पर ब्लैकलिस्ट में डाले जाने का खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पहले से बर्बाद पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा।
ब्लैकलिस्ट होने पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मिलने वाले कर्ज पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा कई और बड़ी संस्थाएं भी पाकिस्तान को फंडिंग से मना कर सकती हैं। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और वो पाई का मोहताज हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान जून 2020 तक की मोहलत मांग रहा है ताकि आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर लीपापोती कर वो FATF की कार्रवाई से बच सके। मुझे तो लगता है कि फ़िलहाल जहाँ तक पाकिस्तान की बात है उसको छूट तो मिलने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, लेकिन ये भी बात सही है कि हो सकता है कि FATF उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं लाने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस समय पर ग्रे लिस्ट से छूट सकता है। वैसे अपनी पिछली मीटिंग में FATF ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा था कि अगर उसने तय समय सीमा में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के 27 में से बाकी बचे 22 बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक अब तक अपने देश में पल रहे आतंकी संगठनों पर सिर्फ कार्रवाई की नौटंकी की, किया कुछ भी नहीं। आज भी पाकिस्तान में मदरसों से आतंकियों को मदद पहुंचाई जा रही है। आज भी आतंकी संगठन नाम बदलकर टेरर फंडिंग कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी तादाद में छात्र जमा हुए और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जहां छात्रों का पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सीधा आरोप है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हमारे ये इशू है कि हमारी फीसें बढ़ाई गई हैं। जो 2011 की स्कीम थी उसको ख़त्म किया गया है और मास्टर हमारे जूनियर सीनियर सबके फीसें बढ़ाई गई हैं। तो इस वजह से हम बाहर रोड पे हैं ताकि हमारी फीसें कम करें। ठीक है, गवर्नमेंट से जो न्यू गवर्नमेंट हमारी आई है उन्होंने हमारे जो स्कीम था उसको ख़त्म कर दिया। तो अब हम हमारे बाहर निकलने का मकसद ही यही है कि हमारी जो स्कीम थी उसको बहाल करें। वहीं कश्मीर में लगातार नाकाम होने पर पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारतीयों को निशाना बनाने की फिराक में है। इस बारे में एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस और हक्कानी नेटवर्क्स के जरिए भारतीय दूतावास और काउंसलेट को निशाना बनाने की साजिश में जुटा है। ISI ने इसके लिए लाहौर में रहने वाला सैफुल्लाह को लश्कर और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के बीच संपर्क करने का जिम्मा सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक 5 फिदायीन को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है और 5 ऐसे फिदायीन हैं जिनको इसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल लाहौर के रहने वाला सैफुल्लाह को लश्कर और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के बीच संपर्क करने का जिम्मा सौंपा है। सूत्रों की से जो जानकारी मिल रही है 5 ऐसे फिदायीन हैं जो इसके लिए पहले से ही ट्रेन किए गए हैं। उन्हें इन सब मोर्चों के लिए तैयार किया गया है। तो ISI ने 5 आत्मघातियों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग दी। और एक अहम खबर इस वक्त की गृह मंत्रालय की ओर से एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि NRP और NCR अलग अलग चीज है और इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। NPR में और NRC में लोगों को फर्क समझना चाहिए। ये वो प्रक्रिया है जो अपडेट के तहत की जा रही है। 2010 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और राष्ट्रीय जनसंख्या को लेकर के अब रजिस्टर को अपग्रेड करने के लिए ये प्रक्रिया है, जबकि NRC एक दूसरी अहम चीज़ है। और इसे लेकर गृह मंत्रालय ने अब साफ तौर पर यह कह दिया है कि लोगों को इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। NRC और NPR दोनों अलग अलग चीज़ है और एक अहम प्रक्रिया जो जनगणना को लेकर के आगे बढ़ाई जाती है, जिससे जुड़ी हुई है, वो NPR के तहत आएगी। लगातार इस तरह की कुछ खबरों को लेकर के भी इसका खंडन किया गया है कि किसी भी तरह के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं और ना ही इससे गुमराह होने की जरूरत है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर और ताज़ा अपडेट के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ये बेहद अहम सफाई ऐसे में जबकि इसको आज ही कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि साल 2010 से जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी उसे अब आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कागजात देने की ज़रूरत है और इसमें खुद ही अपनी तरफ से वो तमाम जानकारियां जोड़ी जा सकती है। सरकार की तरफ से भी ये बताया गया कि एक ऐप के जरिए तमाम अपनी जानकारी इसमें डालकर इसे साझा किया जा सकता है।
मतलब मोदी कैबिनेट ने 2021 की जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने जाने के फैसले को मंजूरी दी है। अगले साल अप्रैल में एनआरपी को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने करीब 8,500 करोड़ के फंड को भी मंजूरी दे दी है। एनपीआर अपडेट करने का मकसद देश में रहने वाले हर व्यक्ति का डेटाबेस तैयार करना है। बताया ये भी जा रहा है कि इस बार एनपीआर में पिछली बार के मुकाबले कुछ नई जानकारियां जोड़े जाने का प्रस्ताव भी है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हर 10 साल में होने वाली जनगणना का हिस्सा है। इसे 2011 में हुई जनगणना के वक्त तैयार किया गया था। भारत में अभी ब्रिटिश जमाने से देश के जनसंख्या का सेंसस होता है, जनगणना होती है। इस जनगणना में ब्रिटिश जमाने में आज़ादी के पहले 8 हुए थे, आज़ादी के बाद 7 हुए, यह अब 8वां यानी कुल मिला के 16वीं जनगणना हो रही है। इसमें सभी लोगों की गिनती ये मुद्दा होता है। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, वो घर घर जाएंगे और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा, क्योंकि एनपीआर भी एक समझने जैसी है। एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे। तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार नहीं, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है तो 2020 में, हाँ, तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। देश में कई जगह नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद आरोपियों की धरपकड़ जारी है। हिंसा भड़काने के कई सबूत पुलिस ने आज पेश किए, जिसमें पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, दूसरी मंगलुरु तो तीसरी उत्तर प्रदेश के ही कानपुर से है। तो ये 3 तस्वीरें दरअसल अलीगढ़ हिंसा, मंगलुरु हिंसा और कानपुर हिंसा की ये तस्वीरें अब जारी की गई हैं।